नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो दोस्तों वो आ रही है 114 MRFA फाइटर जेट की जो डील है उसे कैंसिल किए जाने को लेकर। ये एक बड़ी अपडेट भी आप मान सकते हैं। आप सबको मालूम है कि कब से ये डील अटकी हुई थी। ना तो भारत सरकार इसके लिए फैसला ले पा रही थी, ना भारतीय वायुसेना इसके लिए फैसला ले पा रही थी। दरअसल भारतीय वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बेहद जरूरी है। घटती हुई स्क्वाड्रंस को कैसे हम पूरा करेंगे ये सब डिपेंड कर रहा था 114 MRFA डील पर। लेकिन कई सारे देशों ने भले इसके लिए अपने अपने ऑफर्स दिए, आखिरकार इसे क्लोज कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि फाइटर जेट्स सरकारी कंपनी से खरीदे जाएंगे, यानी कि HAL से। दरअसल पहले तो खबरें ये आ रही थी कि जो RFI है 114 MRFA फाइटर जेट्स की जो डील है उसे लेकर वो जल्द ही रिलीज की जाएगी या फिर इलेक्शन के बाद इसे रिलीज किया जाना था। लेकिन अब तो उन्होंने बिल्कुल इसको कैंसिल ही कर दिया है। यही नहीं, यहाँ पर बात सामने ये भी आ रही है कि जिस ओरका के लिए भारतीय वायुसेना मना कर रही थी, उस ओरका को भी अब भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया जाएगा और नौसेना के लिए टेडबीएफ परियोजना ऑलरेडी इसमें शामिल की गई है। बाकायदा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ये खरीद मेक इन इंडिया को बढ़ावा तो जरूर देगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि HAL के अलावा जो कई स्थानीय विक्रेता हैं उनकी भागीदारी भी इसमें रहेगी। तो स्वदेशी रूप से फाइटर जेट विकसित होगा और तैयार किया जाएगा, यानी कि अधिकांश उपकरण आपके देश में ही बनेंगे। ये स्टेप दोस्तों भले ही बहुत ही अच्छा भी है और मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा बहुत ये बेकार भी है। रीज़न ये है कि इस वक्त दोनों पड़ोसी मुल्क जिस तरीके से फाइटर जेट्स को इंडक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे में अभी तो और का कोई डिज़ाइन फेज में भी सही तरीके से नहीं पहुंचा। टेडबीएफ परियोजना भी अभी पाइपलाइन में है। तो आप कितने सालों का इंतज़ार करेंगे कि ये चीज़ें बनेंगे और उसके बाद आप युद्ध के मैदान पर उतरोगे। लॉन्ग टर्म के लिए तो दोस्तों अच्छा है ये जो फैसला लिया गया है, लेकिन अगर इन केस जंग की सिचुएशन आती है दोनों मुल्कों की तरफ से तो फिर हम कैसे उसका जवाब देंगे। मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा कि थी विदेशी फाइटर जेट की, लेकिन ऐसे वक्त पर यू टर्न लिया गया है जिस वक्त हमें सख्त जरूरत है मौजूदा सिनारियो को देखते हुए। फिलहाल दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जिसका इंतजार हम सब कई सालों से कर रहे थे वो डील आखिरकार कैंसिल कर दी गई है। अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है कि रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना की तरफ से क्या ऑफिशियल बयान आता है इसे लेकर, क्योंकि अभी तक यही सारी खबरें सामने आ रही है कि MRFA डील को कैंसिल कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत का जो डिफेंस बजट है यानी कि रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है और इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमें काफी खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट एक ऊंचाई पर पहुंच गया और स्वतंत्र भारत के इतिहास में 21,000 करोड़ रुपए का ये जो आंकड़ा है वो पार हो गया है। 2023-2024 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंचा है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यानी कि फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 32.5% की वृद्धि है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत सरकार को इसका श्रेय दिया है, जिन्होंने भारत के रक्षा विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई सारी पहलें शुरू की थी। ये एक बड़ी खबर है दोस्तों और बहुत अच्छा है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आर्मीनिया ने पिछले साल 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 2,000 करोड़ रुपए के सौदे में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली की 3 वेरिएंट के ऑर्डर दिए थे। ये स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका प्रणाली के पहले एक्सपोर्ट का प्रतीक है, यानी कि निर्यात का प्रतीक है। आर्मीनिया के ऑर्डर ने अन्य रक्षा उपकरणों के साथ 4 पिनाका बैटरीज भी शामिल हैं और पिनाका 3 वेरिएंट्स में आता है, जिसमें कि पिनाका MK1, पिनाका MK1 एनहांस्ड, गाइडेड पिनाका। तीनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, तीनों की अपनी अपनी प्रभावशीलता है और इस खरीद के बाद कई और देश भारत की पिनाका को लेकर बातचीत कर रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना लगातार अपने आप को अत्याधुनिक बना रही है। ऐसे में भारतीय सेना ने टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसे कि TCS कहा जाता है, इसके प्रोटोटाइप के डिजाइन और विकास के लिए 2 विक्रेताओं को प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर यानी कि PSO जारी किया है, जो कि भारतीय सेना के कम्युनिकेशन बुनियादी ढांचे के अत्याधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूदा आर्मी रेडियो इंजीनियरिंग नेटवर्क यानी कि AREN को बदलने के लिए तैयार है और इसमें काफी उन्नत क्षमताएं होंगी। ये टैक्टिकल कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस प्रणालियों की जटिल कम्युनिकेशन आवश्यकताओं को संभालने में सक्षम होगा, जिससे भारतीय सेना को
क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ भी मिलेगा। इस परियोजना में 2 भारतीय विक्रेता शामिल होंगे जो कि टेक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम की प्रोटोटाइप डिजाइन और इसे विकसित करेंगे और अंतिम निर्णय लेने से पहले इन प्रोटोटाइप्स की कड़ाई के साथ मूल्यांकन किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद इनका फुल स्केल प्रोडक्शन किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि टेक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि TCS एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो कि भारतीय सेना को आधुनिक, सुरक्षित और विश्वसनीय कम्युनिकेशन प्रणाली से लैस करेगा, जिससे कि उन्हें आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ खबरें आ रही है कि भारत की किलो क्लास की जो पनडुब्बियां हैं उन्हें बदलने को लेकर बात चल रही है, क्योंकि अब ये अपने जीवन काल के अंतिम चरण पर हैं। कुछ सूत्रों की तरफ से ये खबर आई है कि स्पेनिश निर्मित S80+ क्लास की जो पनडुब्बी हैं वो इनकी जगह लेने के लिए बिल्कुल फिट है। दरअसल 1980 के दशक के मध्य में खरीदी गई किलो श्रेणी की यानी किलो क्लास की जो पनडुब्बियां हैं, इन पनडुब्बियों ने भारत के समुद्री हितों की रक्षा की। व्यापक मरम्मत और अपग्रेडेशन ने उनके ऑपरेशनल लाइफ को बढ़ा दिया है, लेकिन अब उनका टाइम खत्म हो रहा है। नौसेना इनको बदलने के विकल्प को तलाश रही है। प्रोजेक्ट 75I टेंडर में आप सब जानते हैं कि 6 नई पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी जो कि किलो क्लास सबमरीन्स की जगह लेंगी। बात अगर करते हैं S80+ की, तो ये कई कारणों से एक मजबूत दावेदार के रूप में भी उभरी है। 2965 टन से अधिक की सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट के साथ ये अपने कॉम्पिटिटर्स, जिसमें कि जर्मनी की U214 सबमरीन शामिल है, उसकी तुलना में बेहतर क्षमताओं का दावा करती है। यह अधिक ईंधन ले जाने की क्षमता, लंबे मिशन और अधिक ऑपरेशनल सीमा को सक्षम बनाती है, जो कि भारत के विशाल समुद्री क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है। और इनका यानी कि S80+ सबमरीन का जो सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट है वो किलो क्लास की पनडुब्बियों के समान ही है। अगर बात की जाए लागत यानी कि कॉस्ट की, तो S80+ भारत के लिए काफी फायदेमंद होगी। हालांकि इसका आधिकारिक जो प्राइस डिटेल है यानी कि मूल्य विवरण है वो अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि ये जर्मनी की U214 की तुलना में काफी किफायती है। और S80+ के साथ भारत इसलिए भी जाना चाहेगा क्योंकि भारतीय नौसेना का एक्सपीरियंस नवीनता के साथ काफी अच्छा है। भारतीय नौसेना वर्तमान में स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों को ऑपरेट करती है, जो एक ज्वाइंट फ्रैंको स्पेनिश सहयोग है। शिपयार्ड के साथ ये स्थापित संबंध और पनडुब्बी डेवलपमेंट में इनकी जो सिद्ध विशेषज्ञता है वो S80+ के मामले को मजबूत करती है। फिलहाल इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के पूर्व रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश जी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की जो K सीरीज है, इसको और ज़्यादा अपग्रेड करने को लेकर उन्होंने बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों में भी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल से इन्हें लैस किया जाना जरूरी है, जो कि भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस क्षमता को बढ़ाएगी। एडमिरल अरुण प्रकाश जी ने कहा कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल अपनी गतिशीलता और गोपनीयता की वजह से काफ़ी फायदे प्रदान करती है, जिससे कि वे विश्वसनीय प्रतिरोध बनाए रखने में महत्वपूर्ण कारक बन जाती हैं। कि ये सीरीज मिसाइलें भारत द्वारा विकसित की जा रही SLBM की नई जनरेशन है और ये मिसाइलें अब MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होंगी, जिससे कि वे भारत की पानी के भीतर परमाणु डिफेंस की क्षमताओं को काफ़ी बढ़ा देंगी। आपको बता दें कि DRDO के द्वारा जो K सीरीज की मिसाइलें बनाई गई हैं उसमें K15 की रेंज 1500 किलोमीटर है, K4 की 3500 किलोमीटर रेंज है, जो कि अरिहंत पनडुब्बियों में एक्टिव भी हैं। और इसके अलावा मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, इसे तैयार किया जा रहा है और ये MIRV से लैस पहली SLBM हो सकती है। और सबसे खास बात आई है अब K6 मिसाइल को लेकर, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये जो मिसाइल है वो 13000 टन के समर्ज डिस्प्लेसमेंट के साथ S5 क्लास की जो परमाणु पनडुब्बियां हैं उनमें लगाई जाएंगी, जिसे कि ट्रू SSBN कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना रिकॉन्फिगरेबल फेस्ड एरे रडार सिस्टम ड्रोन्स में इंटीग्रेट करना चाहती है और ये टेक्नोलॉजी हवाई निगरानी और लक्ष्य का पता लगाने की क्षमताओं में महत्वपूर्ण फायदा देगी। फेस्ड एरे रडार जो कि इलेक्ट्रॉनिकली स्ट्रीट एंटीना सिस्टम है, ये कन्वेंशनल मैकेनिकल रडार सिस्टम की तुलना में कई फायदे प्रदान करते हैं, क्योंकि वे एंटीना को फिजिकली यानी कि भौतिक रूप से हिलाए बिना बीम को अलग अलग दिशाओं में तेजी से स्विच कर सकते हैं, जिससे कि तेजी से स्कैनिंग और बेहतर ट्रैकिंग सटीकता की अनुमति मिलती है। और रिकॉन्फिगरेबल करने योग्य फेस्ड एरे रडार बीम आकार और फ्रीक्वेंसी की गतिशीलता को समायोजित करने में सक्षम होता है, जो कि इसे एक कदम और आगे ले जाता है।
और ये अलग अलग लक्ष्यों का पता लगाने और पहचानने में भी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। ऐसे रडार सिस्टम को ड्रोन में इंटीग्रेट करने से शक्तिशाली निगरानी उपकरण बनाया जा सकता है। ड्रोन को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया जा सकता है और विशिष्ट क्षेत्रों में मैनूवर्स भी इनका किया जा सकता है, जो कि रियल टाइम के डेटा के साथ लगातार हवाई दृश्य प्रदान करते रहेंगे। और ये एनिमी एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग और टैक्टिकल ऑपरेशन में सपोर्ट भी करेगा। इस टेक्नोलॉजी में भारतीय वायुसेना की रुचि यूएवी पर भारतीय वायुसेना का बढ़ता हुआ जो फोकस है उसके हिसाब से। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के टॉप रैंक के अधिकारी ने कहा है कि कुल जो 6 कॉन्ट्रैक्टेड अपाचे हेलीकॉप्टर्स है वो 2 चरणों में भारत को मिलेंगे और ये आने वाले कुछ महीनों में भारत पहुंच जाएंगे। आप सब जानते हैं कि इसे भारत वेस्टर्न सेक्टर में तैनात करेगा और इनसे भारतीय सेना की जो रीच और एरियल स्ट्राइक क्षमता है वो बढ़ेगी। और ख़ास बात यह कि ये रेगिस्तानी यानी कि डेजर्ट के हिसाब से कैमोफ्लेज भी किए गए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चीन की मदद से बांग्लादेश अपना एक सबमरीन बेस बना रहा है जो कि लगभग पूरा हो चुका है और इसकी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है जिससे पता चलता है कि चाइना इस ड्राई डॉक को तैयार कर चुका है। ये जो ड्राई डॉक है इसकी लंबाई लगभग 135 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर के आसपास है। बता दें कि सबमरीन बेस पर फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेंट डिपो, इसके अलावा अंदर और बाहर पनडुब्बियों को डॉक करने के लिए जो पेयर हैं उन्हें भी तैयार करते हुए देखा जा रहा है। बाहर का जो पेयर है वो 260 मीटर से अधिक लंबा है, जहां करीबन 2 पनडुब्बियों को डिप्लॉय किया जा सकता है और बेस के अंदर बना जो पेयर है उसका वो 100 मीटर है। ये जो सबमरीन बेस है इसका नाम BNS शेख हसीना है और ये जो बेस है वो 1.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2020 में इसका निर्माण शुरू किया गया था। अब कहा जा रहा है कि चाइना यहाँ से भारत की जासूसी और अच्छी तरीके से कर सकता है। बात यह है कि चाइना की पनडुब्बियां अपग्रेडेशन और सर्विसिंग के लिए बांग्लादेश के बंदरगाह पर आ सकती हैं, वहाँ पर डॉक हो सकती हैं। और आप सब जानते हैं कि बांग्लादेशी नौसेना को चाइना ने 2 पनडुब्बियां भी दी हैं। बता दें कि इस पूरे बंदरगाह पर जो खर्चा है वो करीबन 1.21 अरब डॉलर का आया है। यहाँ पे एक बारी में 6 पनडुब्बियां और 8 वॉरशिप्स तैनात किए जा सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, भारत के होते हुए भी हमारे पड़ोसी मुल्क दोस्तों चाइना की गोद में जाकर बैठ रहे हैं, तो ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है। अब भारत को अपने पड़ोसी को टाइट करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये तो हमारे लिए अपने आप ही जाल बनता जा रहा है। चाइना हमारे पड़ोस में जो कुछ कर रहा है, हम केवल सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्शन करने पे लगे हुए हैं। चाइना पर तब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा जब तक हम अपने पड़ोसियों को थोड़ा टाइट नहीं कसते, क्योंकि चाइना को लगेगा कि भारत चाइना के खिलाफ एक बड़ी रणनीति बना रहा है उसके अपने पड़ोसियों को एक करके। तो टेंशन तो भारत की यहाँ पर बनी गई है और इस बेस के तैयार हो जाने के बाद भारत की टेंशन तो और बढ़ने वाली है। नौसेना आ जाएगी सीधे तौर पर चाइना की यहाँ पर और बंगाल की खाड़ी भारतीय नौसेना के लिए असुरक्षित हो जाएगी। भारतीय वायुसेना ने आज अनंतनाग जिले के विजय बेहरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी पर ट्रायल रन किया है। 2020 में इंडियन एयरफोर्स के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए दक्षिणी कश्मीर में अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से सटे एक रनवे का निर्माण शुरू किया गया था। ये बता दें कि ये जो हवाई पट्टी है वो 3.5 किलोमीटर लंबी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत दुश्मन के इलाकों में गहरे हमले करने की भूमिका निभाने वाले जो B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये डीप स्ट्राइक कर सकते हैं एनिमी की टेरिटरी में, इन्हें लेकर भारत अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। बता दें कि जिस तरीके से सीमा पर टेंशन चल रही है उसे देखते हुए भारत इन्हें लेकर बातचीत कर रहा है। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत करीबन 10 इस तरीके के B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स लिए जा सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड को प्रिसीजन अप्रोच रडार यानी कि पैड सिस्टम की एक यूनिट का ऑर्डर मिला है HAL की तरफ से। साथ ही 10 साल की AMC भी अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड को मिली है और ये ऑर्डर करीबन 56 करोड़ रुपए का है। भारतीय वायुसेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है इंटीग्रेटेड perimeter सिक्योरिटी सिस्टम यानी कि IPSS के लिए, जिन्हें की 30 अलग अलग जो इंडियन एयरफोर्स की बेस हैं वहां पर तैनात किया जाएगा और ये मेक इन इंडिया कैटेगरी के तहत ये RFI जारी की गई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना के बाद अब सबसे बड़ी वायुसेना ताकत बनने जा रहा है। अमेरिका की तरफ से जानकारी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि चाइना की महत्वाकांक्षा काफी आगे तक जा रही है और वो वैश्विक शक्ति बनने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स भी होगी। इस मामले में वो अमेरिका तक को भी पीछे छोड़ देगा। यूरेशियन टाइम में एक खबर आई है जिसमें यह कहा गया है कि चाइना बहुत तेजी से अपने फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा रहा है। तो फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।